बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज हम अपने एक ऐसे सब्जेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इसलिए कह सकते हैं कि वन सिटिंग में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके 12 पेपर हैं, जो हर एक पेपर आपके लिए बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ इस तरह के एक एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा एट अ टाइम एस्पिरेंट्स का अपीयर होना और काबिलियत के साथ, इस लिहाज से हम ये कहते हैं कि सबसे बड़े एग्ज़ाम में और सबसे अहम सब्जेक्ट जहाँ से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो ये एक ऐसा पेपर होता है, अगर आपने अच्छा दे लिया, आपका अच्छा पेपर हो गया, तो इट्स मीन कि आपकी स्टार्ट अच्छी है और आगे भी आप रिदम के साथ चलते हैं और आगे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि इंग्लिश ऐसे का पेपर आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं करते, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आपका वो पेपर पास होता है। लेकिन इसका बैड इम्पैक्ट ये जाता है कि आने वाले जो बाद के पेपर हैं उनमें आप मॉरली थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, थोड़ा सा आपका रिदम टूट जाता है कि आपका ऐसे का पेपर सही तरीके से अटैम्प्ट नहीं हो सका। और डेफिनेटली जब आपका ऐसे का पेपर पास नहीं होगा तो आप फर्दर रिटन टेस्ट क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे। स्टार्ट अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट को इसकी अहमियत के लिहाज से और टेक्निकल तरीके से और ऐसे लेके चला जाए कि इसमें फ़ेल होने का चांस ना हो, बल्कि आप 70 to 80 तक मार्क्स इसमें हासिल कर सकें। तो ये पॉसिबल है। वो कैसे? अब कुछ बातों से आप एग्री करेंगे। बात यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी अंडरस्टैंडिंग ऐसे राइटिंग। अगर आप एग्ज़ाम की तरफ फोकस करते हैं CSS के, तो एक पेपर जो 100 मार्क्स का होता है उसमें आपने 3 आवर पेपर में बैठ के पेपर को लिखना होता है। तो उसके लिए आप कितनी जान मारते हैं, कितनी तगोदो करते हैं और कितनी उसके लिए स्टडी करते हैं, कभी सोचा है आपने? अगर आप 6 महीने की तैयारी या 1 साल की तैयारी करते हैं तो हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं? क्या ऐसे को आप इतना टाइम देते हैं? डेफिनेटली नहीं। कोई एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने इसको पहले फ़ेल किया हो और बाकी सारे पेपर पास हों, तो वो उस पे इतना ज़्यादा टाइम देते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स को वो भूल जाते हैं, जहाँ पे उसको मज़ीद भी स्कोर करने होते हैं मार्क्स। तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे को लेके बैठ जाना ये भी गलत है, और ऐसे को इग्नोर कर देना और उसको उतना टाइम ना देना जितना बाकी सब्जेक्ट्स जैसा कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी या इंग्लिश ग्रामर कम्प्रीहेंशन, उसको आप जितना टाइम देते हैं और ऐसे को टाइम नहीं देते, तो डेफिनेटली आप इसको अंडर वैल्यू कर रहे हैं या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि आपको कास्ट करता है एग्ज़ाम वाले दिन। उस चीज़ से बचने के लिए अगर इस सब्जेक्ट को भी बाकी मज़ामीन की तरह सही तरीके से पढ़ा जाए, समझा जाए, और जिस तरीके से एक स्किल होती है, स्किल अपनी डेवलप की जाए कि आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, तो ऐसे को अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि उसको सही तरीके से लेके चला जाए तब। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ही करना है, यानी कि ऐसे राइटिंग की अहमियत क्या है या फिर इसको हमने लेके कैसे चलना होता है। असल में ये होता है कि जब आपने किसी को बात कम्युनिकेट करनी है तो उस पीस ऑफ राइटिंग के लिए एक ऐसे की ज़रूरत होती है। अगर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं उसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन ऐसे और तरह से होता है, टेक्निकल होता है, एक ज़्यादा डिटेल में होता है, कोहेरेंट होता है इसके बाकी जो पार्ट्स हैं, और ये आर्टिकुलेशन है और रिसर्च बेस्ड है। अब जो लोग सिर्फ मास्टर सिंपल किया हुआ है और उन्होंने आर्टिकल नहीं लिखा हुआ या आर्टिकुलेशन पे उनका इतना ग्रिप नहीं है, रिसर्च राइटिंग में उनकी ग्रिप नहीं है, तो डेफिनेटली उनको ये थोड़ा सा और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने MPhil किया है या आगे PhD कर रहे हैं और रिसर्च पेपर उनकी पब्लिकेशन वगैरह, उनके लिए ये निस्बतन आसान हो जाता है। अपने थाट्स को, ओपिनियंस को एक वेल स्ट्रक्चर्ड और इस तरीके से कि कोहेरेंट भी हो, यानी कि एक बात शुरू करते हैं तो बात से बात चलते हुए आप सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अब एक बात है कि आप लेट्स सपोज इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको अल्फ़ाबेट सीखने होते हैं,
फिर उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, उसके टेंसेस, और फिर जो है वो फ़िक्रा बनाना, कैसे आप टेंसेस में सीखते हैं उसको अप्लाई करना। सो फिर अगली स्टेज आपकी आती है कोई स्टोरी लिखना, कोई लेटर लिखना, या फिर इस तरीके से आप ऐसे छोटा सा लिखते हैं। तो आप एक स्टेप वाइज चलते हैं। इसी तरीके से जब हम ऐसे की बात करते हैं तो ये नहीं है कि आपके पास देखना है कि 8-9 आपके टॉपिक हैं, किसके बारे में आप ज़्यादा जानते हैं, बस पेन पकड़ें और लिखना शुरू कर दें। आपने 20-25 पेजेस भरने हैं तो आपके 2500 या 5000 या जितने भी वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपने पूरी कर दी, तो समझो कि ऐसे आपने बड़ा अटैम्प्ट कर लिया। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। उसके की एलिमेंट्स हैं, आपका नॉलेज होना भी ज़रूरी है, आपकी आर्टिकुलेशन होना भी ज़रूरी है, फैक्ट्स एंड फिगर्स डालना भी उसमें बहुत ज़रूरी है, एक इस अंदाज से कि ये आपकी पर्सनैलिटी को जज करने का एक बेहतरीन जो है एलिमेंट होता है। ऐसे कि किसी की राइटिंग कैपेबिलिटी को जज करने के लिए अगर उसकी ऐसे राइटिंग की क्वालिटी है, वो अच्छा लिख सकता है, वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है एक अच्छे अंदाज में, कि उस पूरे पीस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एक तरतीब भी हो और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो भी मौजूद हों, और उसके सारे पार्ट्स के अंदर एक रब्त भी मौजूद हो, रब्त भी हो, ताल्लुक़ हो। ये नहीं कि एक बात मगरिब की हो रही है, दूसरी मशरिक़ की बात हो रही है, कभी किसी बात पे चले जाते हैं, कभी सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज पूरे करने के लिए। तो ऐसे कभी भी क्लियर आपका नहीं होगा। आज के जो हमारा सेशन है इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन को तो हम वन बाय वन ईच एंड एवरी वर्ड को डिस्कस करेंगे, ताकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखनी है। एंड ऐसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग। एक तो ये है, इसको एक पीस ऑफ राइटिंग की बात आप करते हैं तो इट्स मीन कि एक राइटिंग है। सो दैट प्रेजेंट्स अ कोहेरेंट। आप बात अगर शुरू करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते 1 4 3 2 7 8 और 10 कि आपने 1 से 10 तक जो है वो नंबर बता दिए। आप इसको कोहेरेंट वे से अगर आप नंबर बोलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये है कोहेरेंट, यानी कि हर एक दूसरे के बाद तरतीब से आ रहा है, जो एक नेचुरल फिनोमेना मौजूद है। सो इसको हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट। सादा अंदाज में आपको समझा रहा हूँ। एंड लॉजिकल आर्गूमेंट, ये और भी बड़ी बात है कि जो आपकी कोहेरेंस तो होनी चाहिए, और इसके अलावा लॉजिकल आर्गूमेंट भी होने चाहिए कि आप एक बात को वजाहत करते हैं। और पाकिस्तान को अगर लेट्स सपोज ये कहते हैं कि टेररिज्म में जो पाकिस्तान का रोल है बहुत इफ़ेक्टिव है, कि इसको कंट्रोल करने में बहुत इफ़ेक्टिव रोल है। अब इफ़ेक्टिव ये आप 2-4 स्टेटमेंट लिखने से नहीं होगा, बल्कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीज़ों को लिंक करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कब हो रही थी और किस तरीके से हैंडल किया गया, और एज दूसरे उसके कंपैरेटिवली आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में कैसे फेल हुआ। सो आपने आंसर को विद प्रूफ, लॉजिक्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ लेके चलना है। कोहेरेंस भी होनी चाहिए, लॉजिकल आर्गूमेंटेशन भी होनी चाहिए, और डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक तो हो गया जिस पे भी हम बात कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस पे कर रहे हैं, करप्शन पे कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं, वो तो टॉपिक हो गया। लेकिन हमारी ये पूरी डिस्कशन भी चलती है। हुआ क्या कि जो हमारी बातचीत होगी लॉजिकल वे से हो और एक तरतीब से हो कि हर बात दूसरी बात से निकलती जाए। यानी कि अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देते हैं, करंट सिचुएशन क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके क्या हैं, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आगे आप जाके कंक्लूड में ये सारी चीज़ें करते हैं। तो से इट अलाउज द राइटर टू एक्सप्रेस देयर थाट्स। क्या है ये, एक पीस ऑफ पेपर जो है, इसमें राइटर को इजाज़त होती है कि वो अपने ख़यालात का, अपनी सोच का और अपनी राय का इजहार करे, लेकिन किस तरह से, इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये नहीं है कि बस लिखा और लिखते गए कि हमने 5000 वर्ड्स पूरे कर लिए, सो नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर हो अच्छा सा और ऑर्गेनाइज्ड मैनर से हो। जैसे आप बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसकी बुनियादें होती हैं, दीवारें बनती हैं, छत पड़ती है और उसके ऊपर सीमेंटिंग होती है, फिर उसके ऊपर जो भी आप उसकी फिनिशिंग वगैरह करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से लेके चीज़ों को चलते हैं। इसी तरह से आपका ये पीस ऑफ पेपर भी इन सारी खसूसियात का मालिक होना चाहिए। एसेस कैन रेंज फ्राम
पर्सनल रिफ्लेक्शंस टू एकेडमिक एनालिसिस। इसमें क्या हो सकता है? पर्सनल रिफ्लेक्शन का मतलब कि जो चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, आपकी अपनी राय क्या है, आपका अपना नॉलेज क्या है, ये रिफ्लेक्शन भी उसमें मौजूद होती है। और ये इस तरह का भी ऐसे हो सकता है कि एकेडमिक एनालिसिस हो, कि आपको कोई टॉपिक दिया गया, आपको फैक्ट्स एंड फिगर की भी बात की गई है, इसके बेसिस पे आपने रिसर्च करनी है, तो उन चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आप अपनी राय देते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर करना है कि लिटरेसी रेट किस साल में ज़्यादा था। तो कंपैरेटिवली आपने देखना है कितनी आबादी में से कितनी परसेंटेज एजुकेशन थी या लिटरेसी रेट क्या था पाकिस्तान का और इंडिया का। उसके ऊपर जब डिस्कशन करेंगे फैक्ट एंड फिगर की बेसिस पे, वो हो जाएगा एकेडमिक एनालिसिस। जबकि आप अपनी राय की बेसिस पे जो बात करते हैं तो वो हो जाता है पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड सर्व एज अ मीन्स टू कम्युनिकेट एंड परसुएड रीडर्स। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो आप पीस ऑफ पेपर लिखते हैं, जिसको हम ऐसे कहते हैं, ये एक ज़रिया है जिससे आप बात अपनी को पहुंचाते हैं अगले बंदे तक। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आप कागज़ पे डाल के अगले बंदे को कन्विंस करते हैं कि मैं ये हूँ, मेरे अंदर काबिलियत है, नहीं है, मेरे अंदर क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। इसी चीज़ को वो जज करता है आपकी राइटिंग की बेसिस पे, आपकी तरीक़ाकार की बेसिस पे, आप बात को किस तरीके से लॉजिकली प्रूव करते हैं, कैसे उनको लिंकिंग करते हैं। सो परसुएड करना है रीडर को कि रीडर इससे मुतासिर हो जाए, मान जाए कि जो बात आप कहना चाह रहे हैं ठीक है, उसके अंदर लॉजिक है, आपकी राय ठीक है, आपका माइंड जो कह रहा है, लॉजिक जो कह रहा है, हर चीज़ जो कहना चाहते हो वो विद प्रूफ आपने बात कह दी है। ये आपने परसुएड करना है रीडर को जो आपका टेस्ट को मार कर रहा था। सो ये डिफ़ाइन जो हमने किया है, इसके अंदर फीचर्स सारे हैं, लेकिन ऐसे डेफिनेशन से चीज़ें आपको इनपुट में नहीं हो जाएंगी, आपके अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं हो जाएंगी। इनको हम लॉजिकल वे से आहिस्ता आहिस्ता लेके, ये तकरीबन हमारे 10-11 चैप्टर बनेंगे ऐसे राइटिंग के, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे डिटेल के साथ। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तैयार करने से उससे मुल्हिक कोई भी जो आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं ऐसे की फॉर्म में। अब हम करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन से क्या मसाइल होते हैं, पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है, दुनिया में करप्शन क्या है। सो जब हम करप्शन का टॉपिक कवर करेंगे तो करप्शन में से किसी तरह से भी सवाल वो आपको करे तो आप उसका लॉजिकल जवाब दे सकेंगे। अदरवाइज़ आप 10, 12, 20, 25 कितने ऐसे की आउटलाइन याद करेंगे, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर्ड वे से, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से और मेहनत करके इस टॉपिक को लेके चलते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसकी जो ऐसे राइटिंग की ये एक स्किल है, जिस तरीके से एक जो स्किल सीखी जाती है, एक मिस्त्री है, मैकेनिक है, वो अपनी एक स्किल डेवलप करता है, इसी तरह से एक राइटिंग करना भी एक स्किल है और ऐसे राइटिंग करना भी एक स्किल है। तो हर चीज़ को करने का एक तरीक़ाकार जो होता है, उसमें एक जहाँ पे स्किल इन्वॉल्व होती है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हम उसको कहते हैं कि ये एक स्किल है। ऐसे राइटिंग एक स्किल हो गई। और इसकी अहमियत क्या है, वाई और ऐसे राइटिंग स्किल इम्पॉर्टेंट? वेल, ऐसे राइटिंग इज़ अ क्रिटिकल स्किल दैट ट्रांसेंड्स एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्फीयर्स। यानी कि इसमें पढ़ाई लिखाई का मामला हो या प्रोफेशनल एरिया हो जहाँ पे आप ऑफिस में काम करते हैं, तो उसमें बड़ी अहमियत है ऐसे राइटिंग की। इट enables effective communication, encourages critical thinking and develop analytical and research abilities। इससे क्या होता है कि आप बात पहुंचा सकते हैं, आपकी इनकरेज करता है कि आप अच्छे तरीके से सोचें, क्रिटिकली हर चीज़ को एवेलुएट करें, निटी ग्रिटी में जाएं, हर पॉइंट के ऊपर आप फोकस करें, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को लेके चल सकें। एनालिटिकल एंड रिसर्च एबिलिटीज़ भी इससे होती हैं कि आप किसी चीज़ का एनालिसिस कैसे करते हैं, सराउंडिंग में चलते फिरते आपके पास जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उन पे नज़र रखते हुए कैसे बात में से बात निकालते हैं, नताइज अखज़ करते हैं और ठीक करते हैं। ये क्या होता है, रिसर्च एबिलिटीज़ होती हैं, प्रोफिशिएंट। ऐसे राइटिंग स्किल्स आर इनवैल्यूएबल इन एकेडमिया। राइटिंग की बात आती है या एजुकेशन की बात आती है, जिस तरह एमफिल पीएचडी और उसमें आगे फर्दर जाके आप पेपर करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, व्हाट्सएवर जितने भी है, इसमें एकेडमिया में इसकी प्रोफिशिएंट ऐसे राइटिंग की बहुत अहमियत है। वेयर एसेस आर ऑफन यूज टू असेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे क्या है, जो आपका नॉलेज है उसको असेस किया जाता है और इसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी एरिया में उसको जज किया जाता है थ्रू ऐसे। और ऐसे को आप दूसरे टेक्निकल वे में आर्टिकल भी कह सकते हैं। फर्दर मोर अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट द एबिलिटी टू कन्वे information concisely and persuasively
इज़ हाईली सॉट आफ्टर। सो इसका ये जो है इम्पॉर्टेंस है कि जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर आपकी ये काबिलियत कि आप जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको कंसाइजली कम्युनिकेट करें और परसुएसिवली, यानी कि आप हालात के हिसाब से उसको परसू भी करते हैं, परसुएसिवली कि उसकी सारी निटी-ग्रिटी और कैसे वो डेवलप हुई है, उसके जो उसकी सराउंडिंग में इन्वायरमेंट था, सारी चीज़ों को बिल्कुल एज अ होल परसुएसिवली आप ये कह सकते हैं एज अ होल उसको बेहतर तरीके से एक प्रोफेशनल वे से कम्युनिकेट करते हैं। सो ये ऐसे राइटिंग स्किल्स का फ़ायदा है कि जहाँ पे आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं आप कंसाइजली अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ऐसे राइटिंग जो आपकी इस एबिलिटी को चेक किया जाता है सीएसएस में। तो जब आप प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट करते हैं एज ऑफिसर तो आपको कई जगह पे कम्युनिकेट करना पड़ता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, विद इन डिपार्टमेंट, ऑफिसर्स के साथ, कुलीग के साथ, पीयर के साथ, व्हाट्सएवर जो आपके सबॉर्डिनेट हैं और आपके सीनियर हैं। और इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट राइटिंग आपको होती है जो जिस ऑफिस में आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस वगैरह है और जो भी उसकी होती है, मतलब बहुत डिटेल में अगर मैं जाऊँगा तो चीज़ें आपको समझ आना कम हो जाएंगी। सो एक ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर जो आपकी डेजिग्नेशन होती है या जो आपको अपॉइंटमेंट दी गई होती है उसके हवाले से बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जो कि आपको कम्युनिकेट करनी होती है इन राइटिंग। सो ऐसे राइटिंग वहाँ पे आपकी काबिलियत जो है वो उसमें हेल्प करता है और इसी काबिलियत को चेक करने के लिए आपकी ये 100 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट पेपर आपके कोर्स में शामिल होता है। सो अगर हम समरी करें तो हमने डिफ़ाइन किया ऐसे को और उसकी अहमियत पे बात की और किस तरीके से एक प्रोफेशनल कैरियर में इसकी अहमियत है, एकेडमिया में ऐसे राइटिंग की क्या अहमियत है, ऐसे राइटिंग जब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए और परसुएसिव उसकी इन्वायरमेंट होनी चाहिए। मतलब उसमें जो आप चीज़ बात कर रहे हैं वो एज अ होल हो, एक उसके अंदर रिसर्च एनालिसिस और एनालिटिकल काबिलियत आपकी शो होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें आज की हमने सेशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा उसमें हम डिटेल से आगे प्री राइटिंग स्टेजेस की तरफ जो इंपॉर्टेंट इसके एलिमेंट्स हैं और कैसे इसकी स्ट्रक्चर को आपने डेवलप करना है, हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इस ऐसे राइटिंग के जर्नी में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए आप हमारी अकेडमी www.howardacademy.com इसके जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसमें सीएसएस के जो एग्ज़ाम की हम जो कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं उसमें ऐसे राइटिंग का भी एक कोर्स अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।